आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आर्थिक भूगोल अर्थ तथा उपागम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर हम इन्हीं को ध्यान से समझ लें तो पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि सामने आपके एक प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए आर्थिक भूगोल होता क्या है। जिससे हमारा अर्थोपार्जन यानी कि धन से संबंधित क्रियाकलाप होता है उसे हम लोग आर्थिक कहते हैं, और आर्थिक भूगोल में कई सारी चीज़ें समावेश होती हैं। अब इसमें एक परिभाषा है मर्फी की, मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। इसमें ये बता रहे हैं कि जीविकापार्जन के लिए जो भी हम काम करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं जैसे हम करते हैं वैसा ही हर जगह हो, कहीं पर उसमें समानता भी मिलेगी और कहीं पर उसमें विभिन्नता भी मिलेगी। जीटी रैनर के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के अपेक्षित पक्षों का अध्ययन है जो वस्तुओं और उनके उत्पादन की दशाओं, परिवहन तथा उपयोग से संबंधित है। इसका अभिप्राय ये है कि जब हम कोई भी चीज़ जिससे हमें धन मिलता हो, आर्थिक पक्ष से हमें फ़ायदा होता हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उत्पादन की क्या परिस्थितियाँ रहीं, उसमें कैसे हम लोगों ने साधनों का प्रयोग किया, परिवहन यानी यातायात के साधन क्या कैसे यूज़ किए और उसका उपयोग हमें क्या मिला, इन सब से संबंधित रहता है। प्रोफेसर जॉन्स और डॉक्टर वॉल्ट ने कहा है आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि क्यों कुछ प्रदेश विविध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी हैं तथा कुछ दूसरे प्रदेश क्यों इन वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोग में विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पर जो वस्तु मिलती है तो स्वाभाविक है कि वो उस वस्तु का उत्पादन वहाँ पर अच्छे से होगा, वो उसके निर्यात यानी उसको बेचने में अग्रणी होंगे क्योंकि उनके पास उस चीज़ से संबंधित सभी चीज़ें वो उपलब्ध कराते हैं ताकि सामान अच्छे से बन सके। NG पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के विवरण से है संबंधित है। ये उत्पादक क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक हैं। जैसे देखिए, जब भी आर्थिक उत्पादन हम करते हैं तो 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक आप जानते हैं जो भी प्रकृति के द्वारा हमको मिलता है या प्राकृतिक तरीके से जो हम उगाते हैं, जैसे खेती करना, ठीक है, जैसे कोई अनाज पैदा किया। द्वितीयक में क्या होगा कि उसी उगाए हुए अनाज को जब हम बेचते हैं, कुछ यातायात के साधनों की सहायता से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो हो जाएगा द्वितीयक। और तृतीयक में क्या हो जाएगा, जब हम उसी सामान का प्रचार करते हैं। जैसे आपने देखा है कि पैकेट बंद दालें होती हैं, पैकेट बंद मसाले, जीरा और बेसन, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, इनका प्रचार करना ये किस में आ जाएगा, तृतीयक में आ जाएगा। हंटिंगटन के अनुसार मानव व्यवसाय मानव दक्षता तथा मानव की आवश्यकताओं जैसे कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा एवं सभ्यता के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो जब आर्थिक भूगोल में इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है, क्या क्या, कला का, धर्म का, प्रशासन का, शिक्षा और सभ्यता का। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं। अब आता है कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र क्या हैं, कहाँ कहाँ आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ होगा, कौन सी चीज़ें। आर्थिक भूगोल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो आर्थिक गतिविधियों और उनके भौगोलिक वितरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक गतिविधियां जो भी हो रही हैं और वो किस क्षेत्र से हो रही हैं, कैसा वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बीच में ये अध्ययन करता है। यह क्षेत्र विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग और व्यापार के स्थानिक पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें पहला आएगा आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक वितरण। यह अध्ययन करता है कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियां कहाँ स्थित हैं और क्यों। जैसे मान लीजिए कोयला जहाँ से भी मिल रहा है तो वह क्यों है, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा है तभी वो वहाँ मिल रहा है। कहीं पर नारियल पानी मिल रहा है, नारियल मिल रहा है तो वो वहाँ क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण ऐसा है। तो इन सब आर्थिक गतिविधियों को ही स्थानिक वितरण हम मानेंगे। उदाहरण के लिए उद्योगों की स्थिति, कृषि की स्थिति, सेवा क्षेत्र की स्थिति आदि। सेवा क्षेत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि जो तृतीयक क्षेत्र होता है जिसमें हम
कोई भी सेवा लेना चाहे, जैसे मान लीजिए हमको अपना अनाज ले जाने के लिए ट्रक की ज़रूरत है, तो हम उसको सेवा क्षेत्र के द्वारा प्राप्त करेंगे। हमें अपने सामान का प्रचार करवाना है तो वो भी किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे स्थित है, इसका सबसे सटीक जो तरीका है वो हम इस आर्थिक गतिविधियों पर ही रख करके समझ सकते हैं। उद्योगों की स्थिति और संगठन, कोई भी उद्योग कहाँ पर कैसे है इसको इस चीज़ में समझा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कोई भी उद्योग उसी जगह पर होगा जहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध हैं। जैसे देखिए हमारा जो बॉम्बे है वहाँ का महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पर कपास होता है। कपास होने के कारण वहीं पर उसकी इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित हो गई हैं, क्योंकि वहीं से सस्ते में कपास मिला, उससे धागे बने और फिर उसके कपड़े बन गए। तो कोई भी चीज़ कहाँ पर कैसे स्थापित होना है वो उद्योगों की स्थिति और संगठन इसमें बताया जाएगा। व्यापार और परिवहन क्या है कि इसमें यह देखा जाता है कि व्यापार और परिवहन हमें कहाँ से कैसे मिल सकता है। अगर वो सारी बुनियादी चीज़ें हमको वहाँ मिल रही हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए सब कुछ हमारा तैयार हो गया और व्यापार की सुविधा नहीं है, मतलब हमारे पास लाने ले जाने के लिए परिवहन नहीं है, कोई व्यापार करने के लिए वह नहीं है, तो हम कैसे अपना सामान कहीं पर बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब आता है वैश्विक आर्थिक प्रणाली। यह वैश्विक आर्थिक प्रणाली और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए वैश्विक व्यापार, वैश्विक निवेश। जैसे अब हमें विश्व में व्यापार करना है तो हमें अपने करेंसीज को चेंज करना है, करेंसीज को कैसे प्राप्त करना है, तो ये इस व्यापार में आएगा। उसमें हम कैसे कहाँ पे अपना निवेश कर सकते हैं, पैसे कहाँ जमा कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अभी तो आपने उसके मेन क्षेत्र पढ़े आर्थिक भूगोल के, अब आते हैं उसी के अंतर्गत उप क्षेत्र, यानी उसके अंदर भी हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कृषि भूगोल, कहाँ पे क्या उगाया जाए, ठीक है। उद्योग भूगोल, यहाँ पे कौन सा उद्योग स्थापित किया जाए। सेवा भूगोल, जैसे जहाँ पर इंटरनेट आने जाने के लिए साधन, यातायात के साधन उपलब्ध होंगे वहाँ पर सेवा भूगोल आएगा। परिवहन भूगोल भी उसी में आएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक भूगोल से तात्पर्य उस भूगोल की शाखा से है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, वितरण और उपभोग। उत्पादन आप जानते ही हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करना, उसको बनाना। वितरण मतलब उसको जगह जगह पहुंचाना, और उपभोग मतलब होता है उसका यूज़ करना। तो हमारे आर्थिक भूगोल में यही तीनों चीज़ों को लेकर के समझाया जाता है, का अध्ययन करके स्थानिक वितरण के संदर्भ में करता है। यह अध्ययन करता है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, जलवायु, परिवहन आदि का प्रभाव विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ता है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले आ जाएगा आपका इसमें कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। यह शाखा कृषि गतिविधियों, कृषि पद्धतियों, कहाँ पर कृषि गतिविधियाँ, कहाँ पर खेती कर सकते हैं, जगह होनी चाहिए उसके लिए। सबसे पहले कृषि पद्धतियों, कौन सी पद्धति वहाँ पर हम कर लगा सकते हैं। जैसे देखिए पहाड़ों पर अलग तरीके से खेती होती है, मैदानी इलाके में अलग तरीके से खेती होती है, तो ये चीज़ों को समझना। फसलों के वितरण, मतलब कौन सी फसल कब लगाई जाए, कैसे उसको तैयार होने के बाद बांटा जाए, क्या कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, वो चीज़ें आएंगी। भूमि उपयोग पैटर्न, यहाँ पे वही चीज़ है कि भूमि का उपयोग कैसे करना। जैसे जहाँ की भूमि अच्छी जलवायु वाली है, अच्छी उर्वरा शक्ति वाली है, तो उसका उपयोग कैसे करना है। जहाँ पर कम कम उपजाऊ है उसका कैसे उपयोग करना है। इन सब चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। उद्योग भूगोल वह शाखा होती है जिसमें उद्योगों के स्थानिक वितरण, उसके विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषताओं और कच्चे माल, ऊर्जा और बाजार। जैसे देखिए उद्योग जहाँ पर भी हमको लगाना है, इंडस्ट्री जहाँ पर भी लगानी है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है कहाँ से मिलेगा, आसपास है या वो बहुत दूर है। सबसे पहले तो ये देखा। फिर ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स यहाँ पर कई तरह से आप लगा सकते हो। जैसे बिजली की ऊर्जा है, कोयले की ऊर्जा है। जैसे क्योंकि भी फैक्ट्री जो है वो किसी न किसी चीज़ से चलेगी, या तो कोयले की ऊर्जा से या तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा से। तो वो हमें कितने आसानी से उपलब्ध है, या उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो सब देखना पड़ता है। और फिर आता है आपका बाज़ार। बाज़ार का मतलब यहाँ पे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ जिसको बनाने के तुरंत बाद ही हमें सप्लाई करना है, तो हम चाहेंगे कि बाज़ार भी आसपास हो ताकि चीज़ें ख़राब होने से पहले ही बिक जाए, ठीक है।
और अगर कुछ और इसके बाद अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी जो कुछ समय के लिए हम संरक्षित रख सकते हैं, तो भी हमको उसका बाज़ार देखना ही पड़ेगा, क्या वो बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, और बाज़ार में पहुँचने तक में हमारा प्रोडक्ट कैसा रहता है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही उद्योग स्थापित किया जाता है। ऐसे ही आता है आपका व्यापार। इसमें व्यापारिक गतिविधियाँ, व्यापार मार्गों, आयात निर्यात, बाज़ार नेटवर्क और वितरण प्रणाली का अध्ययन किया जाता है कि कहाँ से हम खरीद सकते हैं, कहाँ से हम बेच सकते हैं। बाज़ार का नेटवर्क, ऐसी चीज़ें तो नहीं हम उत्पादित कर रहे हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, तो हमको नेटवर्क देखना होगा कि बाज़ार में हाँ वो चीज़ें बिक रही हैं, उसकी डिमांड है। उसको हम वितरण प्रणाली में देखेंगे कि कैसे उसको हम सप्लाई कर सकते हैं, क्या वो आसान है कि नहीं है। फिर आता है परिवहन भूगोल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोयले का वो करवा रहा है, खनन करवा रहा है, उसको निकलवा रहा है, तो वो ये देखेगा कि आसपास से उसको ट्रक की सुविधा मिल जाए, फिर उसके बाद उसको रेल की सुविधा मिल जाए, क्योंकि देखिए सारा सामान अगर वो ट्रक से ही पूरे देश में भेजता है तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो यह भी देखेगा कि उसको रेल परिवहन मिल जाए, उसको जल परिवहन मिल जाए, ताकि वो उसको और भी कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। तो ये देखते हैं। फिर आता है वित्तीय भूगोल। अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं कहीं पे कुछ उद्योग, कुछ उसमें कामों में रिस्क भी होता है, तो उसमें बीमा, निवेश, ये सारी सुविधाएं भी देखनी होती हैं कि वो आसपास है कि नहीं, उसका होता है कि नहीं उस उद्योग का। ये सब देख कर के हम व्यापार कर सकते हैं। फिर आता है आपका जनसंख्या एवं श्रम भूगोल। इसमें भी ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के साथ साथ हम लोगों को श्रमिकों को भी देखना पड़ता है कि श्रमिक आसपास मिल रहे हैं कि नहीं। अब कोयला खनन करना है, मशीन से तो पूरा होगा नहीं, श्रमिकों की ज़रूरत है। तो श्रमिक वहाँ कैसे मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और सस्ते में मिलने के अलावा वो उपलब्ध भी हैं कि नहीं हैं। इन सब चीज़ों को देख करके ही कोई आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। फिर आता है संसाधन। जैसे आप देखिए कि कोई भी उद्योग जब स्थापित होता है तो उसमें एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे जल, खनिज, वन, ऊर्जा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। हर एक चीज़ में कुछ चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो वहाँ होना चाहिए, उसके साथ साथ उनका संरक्षण, उनका आर्थिक महत्व, इन सबको हमें देखना पड़ता है। आर्थिक भूगोल में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, अब इस प्रश्न को समझिए। आर्थिक मतलब जिससे हम पैसा, जिससे कोई हमको प्रॉफिट हो रहा हो। आर्थिक भूगोल में हम निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। कोई भी उद्योग किस पे होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर होगा। तो उसमें हमें देखना है कि जल मिल रहा है कि नहीं, खनिज है कि नहीं, ऊर्जा स्रोत, वन, मिट्टी। जैसे अगर खेती कर रहे हैं तो वो ज़मीन कैसी है। अगर हमको वन से कोई चीज़ इकट्ठा करना है, जैसे मान लीजिए शहद वगैरह इकट्ठा करना है या कुछ और इस तरह की चीज़ें, कोई औषधि इकट्ठी करनी है, तो वन में वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। इन सब संसाधनों को देखना पड़ता है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनको चेक करते हैं। और संसाधनों की उपलब्धता का आर्थिक विकास और प्रभाव। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में हमने शहद इकट्ठा किया और पूरा शहद ख़त्म हो गया, तो ऐसे आर्थिक विकास थोड़ी ना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि संसाधन बनता रहे, मतलब एक बार शहद इकट्ठा करने के बाद दोबारा फिर से शहद वहाँ पर इकट्ठा करने का प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। वो सारी चीज़ें देखते हुए ही हम वहाँ पे आर्थिक विकास कर सकते हैं। उत्पादन गतिविधियाँ, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इसमें क्या है कि कृषि उद्योग या कोई व्यापार करते हैं तो उसके कैसे आसपास के माहौल हैं। इन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, मिट्टी, स्थल रूप आदि को हमें देखना पड़ता है। उद्योगों का स्थान चयन, हमने आपको बताया कि कोई भी उद्योग जब हम कहीं पर भी लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उद्योग लगाया जाता है। जैसे कि उद्योग कहाँ और क्यों स्थापित किए जाए। जैसे उद्योग कहाँ स्थापित होगा, जहाँ पर उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो। और क्यों स्थापित हो, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। और उन सब चीज़ों के साथ साथ हमें कच्चा माल भी मिल सके कम मूल्य पे। श्रम, ऊर्जा, श्रम मतलब मजदूर मिल सके। ऊर्जा मतलब जैसे हमने आपको बताया कि या तो हमको वो बिजली उपलब्ध हो, या सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा के द्वारा हम अपनी फैक्ट्री, या कोयला के द्वारा अपनी फैक्ट्री को का ऊर्जा स्थापित कर सके और अपना काम कर सके। उसके बाद तैयार सामान को लाने ले जाने के लिए परिवहन हो, और बाज़ार की भूमिका, मतलब वो बाज़ार में बिकता भी हो, ये सब हमें उसमें देखना पड़ता है। चौथा आता है विनिमय और व्यापार, एक्सचेंज एंड ट्रेड।
माल और सेवाओं का आदान प्रदान। जैसे अब हमें कुछ चाहिए, कोई सेवा चाहिए, तो हमको उसके बदले में सामान देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि देश में वो सामान कैसे बेचना है और विदेश में कैसे भेजना है। उन सब का जो पैटर्न चल रहा है उनको देखना होगा। व्यापार मार्गों और केंद्रों का विश्लेषण भी हमको उसमें देखना होगा कि कैसे उसको हमें तैयार माल को कहाँ कैसे पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सके। आशा है आपको यह चैप्टर इस क्वेश्चन के द्वारा समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना ही अच्छे से समझ लें तो आपको इससे संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।